बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज की नशिस्त है कुछ सियासी तज्ज़ियाकारों के साथ, ताकि इस हफ्ते के आखिरी प्रोग्राम में ये बड़ा हंगामा खेज़ हफ्ता साबित रहा, उस हवाले से ज़रा तज्ज़ियाकारों से जान सकें कि ये जो कुछ हुआ है इसके असरात क्या होंगे। पहले APC हुई, धमाकेदार APC हुई, नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने हेडलाइंस बनाई, बाकी सारी APC को पीछे छोड़ दिया खबरों के हद तक नवाज शरीफ साहब की तकरीर ने। फिर उसके बाद शेख रशीद साहब सामने आए और फिर गवर्नमेंट ने बड़ा खुल कर ये तासुर दिया कि भाई ये APC समेत बाकी जगहों पर बयानात में तो बहुत रगड़ते हैं एस्टैब्लिशमेंट को, लेकिन अंदर खाने तो मिलते नहीं है, बल्कि मिन्नतें करते हैं, मिन्नतें नहीं करते बल्कि घुटने पकड़ते हैं। फिर उसके बाद कल एक ऑफिशियल बयान भी आया DG ISPR की तरफ से। अब उस पर दो ओपिनियंस है, एक वही जो गवर्नमेंट दे रही है और एक ये कि भाई मुलाकात करने में क्या कोई हर्ज है, मुलाकात करने से ये कैसे साबित होता है कि रिलीफ मांग रहे हैं या क्या। लेकिन बहरहाल एक ये बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है, तो एक इस हवाले से बात करेंगे। फिर ये कि APC में बहुत कहने की हद तक बड़ा तगड़ा एक्शन प्लान दिया अपोजिशन ने, कुछ कर पाएगी क्या। 29 अक्टूबर को पहले जलसे का ऐलान कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ये 12 रबीउल अव्वल के आसपास है। तो जलसे, फिर रैलियां, फिर जनवरी में लॉन्ग मार्च और फिर इस्तीफे भी हो सकते हैं। ये सब कुछ अपोजिशन कर पाएगी, और अगर ये सब कुछ कर भी पाए तो क्या है सब कुछ करके हुकूमत का कुछ बिगाड़ पाएगी। एक और अहम तरीन बात यह कि मेरी तो पहले दिन से ही राय रही है कि इस गवर्नमेंट को किसी अपोजिशन से खतरा नहीं है। इमरान खान साहब को नवाज शरीफ साहब की किसी तकरीर से, जरदारी साहब की किसी भड़क से कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो गवर्नेंस के हवाले से। आज के दिन की खबर यह है, कुछ बुनियादी अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 250% तक का इजाफा किया गया, 250% तक का इजाफा, और बाकी घी, तेल, शैम्पू वगैरह की कीमतों में मजीद इजाफा। ये सारी सियासी मामला तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन अगर ये मामला इस तरह चलते हैं, और जाहिर है गवर्नमेंट ने इसकी कोई जस्टिफिकेशन भी दी है कि जनाब इस वजह से महंगा हुआ है, तो महंगाई तो जब पिछली हुकूमतें भी करती थी तो वही थोड़ी कहती थी कि हमारा दिल चाह रहा है इसलिए हमने सोचा क्यों ना जरा महंगाई करके थोड़ा चेक कर लें। नहीं, वो भी कोई रीजन तो देती थी, लेकिन तब तो हुकूमत तनकीद करती थी और ये कहती थी कि करप्ट लोग बैठे हैं, अपनी जेबें बना रहे हैं, अपने महल्लात बना रहे हैं, रायवंड की महल्लात तामीर हो रहे हैं, सिरे महल के लोग चोरियां कर रहे हैं, इसलिए महंगाई हो रही है। तो अब तो ये सब नहीं हो रहा, तो महंगाई अभी भी क्यों हो रही है। सर्दियां आने वाली हैं, गैस की लोड शेडिंग होने वाली और टिका के होने वाली, और उसकी गवर्नमेंट रीजंस दे रही है। वही बात है, जब पिछली गवर्नमेंट भी लोड शेडिंग करती थी तो ये तो नहीं कहती थी कि हमारा दिल चाह रहा था इसलिए हमने थोड़ी लोड शेडिंग कर ली जाए, रीजन तो वो भी देती थी कोई। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और हमने आज इस पर ही बात करनी है कि यहाँ कराची में रैली निकाली MQM ने, और फिर एक ही नारा दोहराया है कि कराची के बहुत सारे मसाइल हैं, मसाइल का एक ही हल है, वो हल है नया सूबा बनाना। पिछले हफ्तों कुछ एहतजाजी मुजाहरों में पीपल्स पार्टी के लोगों ने नारा लगाया कि अगर कराची सूबा बनाने की कोशिश की तो इतनी लाशें गिरेंगी कि तुम्हारी NDA में भी नहीं गिन सकेगी, ये अल्फाज थे। और आज MQM के आमिर खान साहब ने कहा है कि जितनी लाशें गिरानी है गिरा लो, सूबा तो बना के रहेंगे। ये ही मसला है कराची का, या सूबे के नाम पे खाली सियासत हो रही है। मैं बस और कोई लंबी तमीद नहीं, चलता हूँ आज के मेहमानों की तरफ, जो कि हैं 3 सीनियर तज्ज़ियाकार। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं जनाब मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजे। हमारे हर दिल अजीज़ प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स के होस्ट जनाब साबिर शाकिर साहब तशरीफ़ फरमाएं, और हमारे साथ जनाब रऊफ़ क्लासरा साहब भी तशरीफ़ फरमाएं। तीनों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। पहले ज़रा देख भी लीजिए ये मुलाकात की, नहीं की, कैसे की, क्यों की, कितने बजे की। इसमें आज एक और इजाफा उस वक्त हुआ जब शेख रशीद साहब ने एक दावा किया कि भाईजान बाकियों का तो पता चल गया आपको, मैं एक और नाम देता हूँ, वो नाम है फजलुर रहमान साहब, वो भी मिले, 1-on-1 मिले, कह रहे थे वो। अब जनाब इसका मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बारे में क्या कहा, इसके जवाब के तौर पर तो नहीं, लेकिन वैसे मौलाना साहब ने क्या कहा अपनी मुलाकातों के हवाले से, वो भी दिखा दीजिए। उसने कभी न असेंबली की सीट, न कोई ओहदा, न उसकी भीख मांगी है, न इस सिलसिले में कोई साबित कर सकता है कि मैं जनरल बाजवा साहब की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये साफ वाज़ेह कर दूँ इस बात को। ये मौलाना साहब ने कहा। जरा क्विकली मेहमानों का तारुफ तो मैंने करा दिया है, लेकिन मौलाना अताउर रहमान साहब हैं फजलुर रहमान साहब के भाई और JFA के सीनियर नंबर टेलीफोन लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम अताउर रहमान साहब। अताउर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। बदामी साहब खैरियत है, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं हुजूर? अल्लाह का करम। सरकार बताइए, ये आज मौलाना साहब का भी नाम लिया है तो, और मौलाना साहब कह रहे थे कि ऐसी कोई मुलाकात मैंने कभी नहीं की, तो मुलाकात नाम किसने लिया है? शेख रशीद साहब। यार किसी बंदे का नाम लेते तो मैं आपको कहता कि उसका नाम लिया है। शेख रशीद किसका नाम है? वो सियासतदान, पार्लियामेंटेरियन। छोड़ो यार, छोड़ो यार, ये GHQ का पाला हुआ एक आदमी है यार, तुम। लेकिन आप शख्सियत को छोड़े, बयान में तबसरा कर दें कि ऐसी मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने या नहीं।
वो तो मौलाना साहब ने आपको वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है, तो फिर इसका क्या माना होगा कि आप मुझसे भी पूछते हैं? यानी उनके कहने पे शक है आपको? अगर मैं दस्त बस्ता आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि मुलाकात तो हुई है मौलाना साहब की, तो आप क्या कहिएगा? नहीं, मैं ये तो नहीं कहता कि सिरे से मुलाकात ही नहीं हुई होगी, किसी मजलिस में किसी उसमें मुलाकात हुई होगी। नहीं वन ऑन वन, बाकायदा, अगर सरे राह नहीं, बाकायदा। अगर उसकी ख्वाहिश जनरल साहब ने की और मुलाकात हुई, फिर आप क्या कहेंगे? हाँ, लेकिन मौलाना अभी साहब परसों तरसों जो जनरल साहब ने पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया था, जी जी, ये तो उनकी जरूरत है। उनकी जरूरत के साथ अगर कोई मुलाकात हुई है तो कोई ऐसा तो नहीं है कि मुलाकात कोई वो है। लेकिन अभी तो आप मुलाकात से इनकारी रहे ना, मौलाना साहब ने कहा मुलाकात हुई नहीं है, और आपने भी दोहराया कि नहीं। हालिया दिनों में अगर कोई आप बता दें कि कोई मुलाकात हुई है तो फिर ठीक है। हालिया दिनों में नहीं, हालिया तारीख में हुई है, आपके धरने से पहले। वो हालिया तारीख में तो मैं कह रहा हूँ कि उससे पहले हमारी जनरलों से कई मुलाकातें हुई है, तो कोई मसला नहीं है यार। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम मिले नहीं हैं और मिले हैं, तो वो तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हम मिले हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो मौलाना साहब कह रहे थे कि मैं नहीं मिला, उससे उनकी मुराद क्या थी? लेकिन ये कि उनसे हमने कोई मफादात लिए हों, कोई मतलब बरारी उनकी पूरी की हो, दूसरे लोग करते हैं, या जिसने कहा है वो खुद उनके पैरोल पर है। तो जब मौलाना साहब कह रहे थे कि नहीं मिला, उससे उनकी मुराद क्या थी फिर? तो यही मुराद होगी ना कि अभी मैं नहीं मिला हूं उसको, या मैंने कोई मराहत हासिल नहीं की है उनसे। तो आप मुलाकात से इनकारी नहीं है, आप कह रहे हैं मराहत हासिल नहीं की मुलाकात में, ऐसे ही? बिल्कुल, तो पहले दिन से धरने से पहले मुलाकात तो हुई है ना। हमारा मौक़िफ़ बतला रहा है कि हम इन लोगों से मरूब नहीं होते, ना हमारे लिए ये कोई इतनी बड़ी चीज है। जो लोग मरूब होते हैं, जो लोग मुलाकातों को अपना एजाज समझते हैं, उनकी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है मौलाना अताउर रहमान साहब, तो मुलाकात से इनकारी नहीं हुई है, लेकिन हमने कोई मराहत वगैरह हमने नहीं मांगी और ऐसा कुछ हमने नहीं किया। मैं ज़रा इजाज़त है, ज़रा आगाज़ करूँ ज़रा। रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बस साबिर भाई को भी कनेक्ट कर रहे हैं क्विकली। पर पहले इब्तिदाई तज्जिया आप तीनों इस पर दे दीजिए ना कि ये जो एक अजीब एक रौला पड़ गया, ज़रा हुई नहीं भी, ये भी मिला वो भी मिला, मैं भी मिला तू भी मिला, हाँ मिला नहीं मिला, मिला तो सही लेकिन रिलीफ नहीं मांगा, ये इसको ज़रा समराइज़ करें कि ये जेन्युइन तनकीद है आपके ख्याल में करंट अपोजिशन पर, कि भाई जब तनकीद करते हो तो फिर मिलते क्यों, या आप इसमें समझते हैं कि भाई मिलने में क्या अर्ज, और किसी से मिलने का मकसद उससे रिलीफ मांगना या उसके मौक़िफ़ की तायीद थोड़ी है। जिस तरह हम लोग सियासतदानों से मिलते हैं लेकिन फिर उन पर तनकीद भी करते हैं। अब अगर कल कोई सियासतदान हमसे कहे कि यार बदामी साहब कल मेरे साथ खाना खाया था, आज बड़ा तनकीद करो मुझ पर, तो आप उसको किस तरह देखते हैं रो भाई? बड़े आपने अहम सवालात उनसे मौलाना साहब से भी पूछे और यहाँ भी मेरा ख्याल है बड़े प्रॉपर क्वेश्चंस आपने पुट किए हैं। एक बात मुझे इनकी अच्छी लगी, हम क्रिटिकल रहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब पे रहते हैं, इनकी पार्टी पे रहते हैं, व्हीलिंग डीलिंग पे। एक बड़ी उन्होंने मीनिंगफुल बात की जो मैंने कहा, मेरे ख्याल में आपने भी राइटली पिक किया है वसीम उस बात को, बल्कि इंटेलिजेंटली आपने पिक किया है। उन्होंने कहा कि हम उनसे मिलते हैं लेकिन उनसे मरात नहीं लेते। ये बहुत बड़ा मेरा ख्याल है जुमला है, बड़ा फिक्र है इसमें। इट्स अ वेरी डीप ये सेंटेंस कि बेसिकली वो पीएमएल नवाज पे और पीपल्स पार्टी को वो सीधा ताना दे रहे हैं कि भाई साहब अगर हमारी मुलाकातें होती भी हैं तो हम उनसे कोई फेवर लेने नहीं जाते, हम उनसे कोई जमानतें लेने नहीं जाते, हमने कोई डील्स नहीं मारनी होती, हमने कोई बहरे दरून मुल्क नहीं जाना होता, हमने कोई अपने ये जेल अकाउंट केसेस जो हैं उनमें हमने कराची शिफ्ट नहीं करवाने होते। ये मैं आपको बता रहा हूँ दो चार चीजें। लेकिन रऊफ साहब इस पर अगर साबिर शाकिर ये सवाल दाग दें कि भाई अगर रिलीफ मांगने नहीं जाते तो क्या मौसम के हाल पे गुफ्तगू फरमाने जाते हैं क्या? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं उसी पे अगर छोटे सा मुझे एक उसके दे, मैं उसी पे बात करता हूँ। जी। लास्ट टाइम जो मौलाना साहब की ये मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ साहब से, आर्मी हाउस में हुई थी, जिसके बारे में खबरें भी आई थी। 3 लोग थे, अकरम दुरानी साहब थे जो मेरी इतलात हैं, अकरम दुरानी साहब थे इनके साथ, उसके बाद जो गफूर हैदरी साहब थे और मौलाना साहब थे। अब ये मुलाकात हुई थी, आर्मी चीफ साहब और DGISI ने मिलवाया था उनको। वो मिलना चाह रहे थे कि आप इस्लामाबाद जो धरना लेके आ रहे हैं आप धरना ना करें, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं, सिक्योरिटी का नहीं है। सो ये उनकी इन्विटेशन पे हुई थी। इसमें कोई फायदा नुकसान कम अज कम वो डील्स की हम बातें करते हैं ना, जो नवाज लीग के लोग जाते रहे, जैसे अभी उसका जुबैर साहब का आ रहा है कि मरियम नवाज साहब और उन्होंने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ लेने की कोशिश की, या बाकी लोग लेते हैं। तो यहाँ तक मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं कि जनाब हम जब जाते हैं
उनकी इनविटेशन पे मिलते हैं तो कोई हम अपने लिए फेवर नहीं ले रहे, बल्कि इस दफा लगता यह है कि एस्टेब्लिशमेंट फेवर चाहती थी कि आप जो धरना ना लेके आए इस्लामाबाद में, हमारे लिए मसाइल होंगे। खैर वो धरना लेके आए बाद में। यहां तक आपकी बात भी ठीक है कि जब आप उनको क्रिटिकल कहते हैं तो फिर आप जाके उनसे मिलते हैं, उनके पॉलिटिकल रोल पे आप तनकीद करते हैं। अब होना ये चाहिए था कि मौलाना साहब से किसी ने रिक्वेस्ट करनी थी कि आप धरना नहीं लेके हैं। तो ये DGISI या आर्मी चीफ साहब का तो वो नहीं बनता था कि वो इनको बुला के कहें या ये उनसे निगोशिएट करें। ये तो बेसिकली तो पॉलिटिकल हुकूमत की नाकामी है। ये तो वजीर आजम इमरान खान साहब का काम है, ये वजीर दाखिला का काम है, इंटीरियर ये मिनिस्टर या आप कह लें वो डिफेंस मिनिस्टर का काम है कि आप अप्रोच करें। जो कि कमेटी बनी भी थी, अभी मेरा ख्याल याद आ जाएगा इनको पता होगा, रिपोर्ट करते रहे हमारे दोस्त साबिर शाकिर जो शायद परवेज खट्टक 7-8 थे रुकनी उसमें, कमेटी बनाई हुई थी। जी खट्टक साहब थे, असद उमर साहब थे, उसमें असद ये भी थे, ये कैसर साहब थे। तो वो कमेटी निगोशिएट करते। इसका मतलब कमेटी जो है ये पॉलिटिकल कमेटी वो फेल हो गई, नाकाम हो गई। उन्होंने फिर उसके बाद पिंडी बॉयज को कहा कि अब आप मामले को खुद हैंडल करें। उन्होंने इनको बुलाया। तो बेसिकली जो फेलियर जो है, जो सिस्टम एक्सपोज हो रहा है, दो चीजों से, और मैं लास्टली बात लंबी होगी मैं समाप्त करता हूं। एक तो जो इस वक्त मौजूदा पॉलिटिकल हुकूमत है वो ओनरशिप नहीं ले पा रही पॉलिटिकल सिस्टम की, जमहूरियत की, अपनी पावर्स की जो उसकी है। जो स्पेस, उसमें स्पेस मेरा ख्याल इमरान खान साहब की हुकूमत ने दे दी है। उस स्पेस को फिर पिंडी बॉयज, पारा बॉयज जो है ना वो फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का रुख जो है ना वो पिंडी की तरफ हो गया, इस्लामाबाद की तरफ नहीं रहा। सही है, ओके ठीक है। साबिर साहब इस पर आप कमेंट कीजिएगा। सवाल मेरा वही आप तीनों से कि भाई इस पर तनकीद करनी चाहिए कि भाई आप उन पर तनकीद भी करते हो और उनसे मिलते भी हो, या फिर ये कि भाई जाहिर है उनका रोल तो एक है इसमें, तो हम झूठ बोलेंगे अगर हम कहें कि नहीं जनाब कोई रोल ही नहीं है, पाकिस्तान की तारीख में रहा है। तो भाई मिलने का मतलब मौकिफ की तायीद या मिलने का मतलब रिलीफ मांगना थोड़ी होता है। देखिए बात यह है कि पहली बात है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं पाकिस्तानी फ़ौज के, वो DGISI हैं पाकिस्तान की ISI है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हमारे यहाँ ये मसला है कि ये खुफिया मुलाकातों का, या फिर ये है कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं होना चाहिए। भाई क्यों नहीं होना चाहिए, मुलाकातें क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर आप एक मगरबी सफारत खाने में जाके वहाँ की गैर मुल्की एजेंसियों के लोगों से मुलाकातें कर सकते हैं, और सारे सफारत खानों में जाते हैं, वहाँ पे हर सफारत खाने में हर मुल्क की इंटेलिजेंस का एक अफसर मौजूद है, तो वहाँ अगर मुलाकातें कर सकते हैं और सारी दुनिया में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और सिविल लीडरशिप जो है वो मिल के स्टेट अफेयर्स चलाती है। ये सिर्फ पाकिस्तान का एक मुसीबत बनी हुई है कि पाकिस्तान में एक खामखा का एक नैरेटिव दिया जाता है कि जनाब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कुछ और है और पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ और है। आप समझते हैं मुलाकातों में तो कोई हर्ज नहीं है, चाहे कोई भी करे, कोई हर्ज नहीं है सर, बिल्कुल नहीं, कोई हर्ज नहीं। अब इन मुलाकातों में होता क्या है, इन मुलाकातों में या तो आप एक स्टैंड ले लें कि जनाब हमने सारे मामलात पार्लिमान में हल करने हैं, और अगर पार्लिमान में और मिलिट्री लीडरशिप को भी पार्लिमान में बुलाया जाएगा और यहाँ पे ईवान सदर में मुलाकातें होंगी या वज़ीर आज़म हाउस में होंगी, तो ये या तो एक असूली फ़ैसला कर लें। और अगर ये कर लेंगे तो मुझे कम अज़ कम मौजूदा जो फ़ौजी क़यादत है और जिसके चीफ़ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उनको कोई आर महसूस नहीं होगी। माजी में भी जनरल अशफाक परवेज़ क़यानी पार्लियामेंट हाउस आए और DGISI आए, उन्होंने ब्रीफिंग दी। जनरल कमर जावेद बाजवा खुद सेनेट में ब्रीफ कर चुके हैं बंद कमरे के इजलास में, और DGISI भी कर चुके हैं। अगर मुलाकातों में हर्ज नहीं है तो फिर ये तनकीद किस बिना पर की जानी चाहिए, नून पर, या की जा रही है? तनकीद इस बात पे है। अच्छा अब एक और बात रऊफ भाई ने बात की, तो माजी में भी जब इमरान खान साहब का और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब का धरना आया तो उस वक्त भी पार्लियामान तो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने किसको कहा? उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब से कहा कि जनाब हमारी मसालियत करवाएं। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त पे आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ इस्लामाबाद आते हैं, और फिर एक घर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की भी मुलाकात होती है, इमरान खान साहब की भी मुलाकात होती है, फिर कन्वेंशन सेंटर में मुज़ाकरात होते हैं। जी। तो भाई अगर ये सब कुछ यही है तो फिर इसमें जब अपनी बारी आती है तो फिर ये क्यों गालम गलोच हो जाते हैं? अच्छा, उसमें भी ऐसा ही हुआ था ना कि वो ये कहते रहे हुकूमत वाले कि नहीं वो हमने नहीं कहा था, और उस वक्त के DGISPR बाजवा साहब थे, उनका ट्वीट आ गया था कि गवर्नमेंट की इन्विटेशन पर आर्मी चीफ आए थे। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब तो
उस वक्त भी लोगों ने समझ लिया था कि ये बहुत सिविलियन किस्म के लीडर हो गए हैं। तो जब पार्लियामान के अंदर आए तो वहाँ पे जब बात खुली तो नहीं तो फिर मुलाकातों में अगर कोई हर दिन इतना रौला क्यों पड़ा हुआ है साबिर? फिर ये बताया ना फिर वाज़ेह साहब की तरफ फिर रौला तो सर उसमें अच्छा उसमें आप रौले की बात ये है कि जब आप जाके उनसे मदद भी मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि जनाब हमारी जान छुड़वाएं, और ये पनामा में भी हुआ, या अब भी हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात हैं, हमारी जान छुड़वा दें, हम आपके ताबेदार रहेंगे, पिछली बातों को भूल जाएं, हमारी जान तो वो ये कह सकते हैं ना कि हमने ये सब नहीं कहा। आने दें। जिस तरह भी अताउर रहमान साहब ने भी कहा कि हम मिले लेकिन हमने रिलीफ नहीं मांगा। अगर नून वाले भी ये कहें जो कि कह रहे हैं कि भाई हमने रिलीफ तो नहीं मांगा, बल्कि वो कह रहे हैं कि डीजी ISPR ने भी कब कहा कि हमने रिलीफ मांगा? उन्होंने कहा इस हवाले से बात हुई थी, तो बात तो होगी जाहिर है जब मिलेंगे तो। और क्या देखिए मेरी बात ये है कि कुछ चीज़ें मुझे भी पता है, ज़ाती तौर पे पता है। अच्छा, ये जाते हैं, ये रिलीफ मांगते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, मौलाना गफूर हैदरी साहब, अकरम दुरानी साहब, ये क्यों गए थे? ये रिलीफ मांगने गए थे? नहीं, ये रिलीफ अपने लिए, ये एक और तरह का रिलीफ मांगने गए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब धरना ख़त्म हुआ, तो ये धरना कैसे ख़त्म हो गया? फिर इन्होंने कहा जी मार्च में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो बात फिर यह है कि बलूचिस्तान में कोई तब्दीली आ रही है। पॉइंट समझ गया। अब जरा मुझे इसमें मदर साहब की राय लेने, मैं समझ गया कि आप ये कह रहे हैं, मदर साहब ये कह रहे हैं कि भाई आप मिलने में कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हवा बना दिया गया, लेकिन आप मिलते हैं, जब मिलते हैं तो कह रहे हैं मैं मालूमात की बुनियाद पर बता रहा हूँ कि आप रिलीफ भी मांगते हैं, हाथ पैर जोड़ते हैं, आप कहते हैं हमारी इससे जान छोड़ो, इससे जान छोड़ो, तो उसके बाद फिर आप ये पोस्चरिंग ना दें कि जनाब हम तो सिविल सुप्रीमेसी। और ये असल में जब आप मांगते हैं और आपको आपकी मर्जी का जवाब या रिलीफ नहीं मिलता, फिर आप जो है वो ललकारते हैं उनको। ये ना करें। देखिए प्यार का सिलसिला पुराना है ये मुलाकात एक बहाना है। अच्छा और कम से कम मियाँ साहब के मसले पे तो ये कहा जा सकता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मियाँ साहब आमरीत की पैदावार हैं, तो जिसकी पैदावार है वो कौन है? वो कोई आमिर होगा ना। वो आमिर कौन है? और हम बार बार आमिर जो है वो इस तरह के लोगों को क्यों पैदा करते हैं, इस तरह के लोगों को क्यों लेकर आते हैं सामने? पॉलिटिकल सिस्टम को डिफेम करने के लिए। क्या मियाँ साहब की पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री मियाँ साहब को इसलिए नहीं लाया गया था कि भुट्टो और पीपल्स पार्टी को पंजाब में डैमेज किया जाए? यहाँ रऊफ भी मौजूद हैं, साबिर भी मौजूद हैं, इनको बेहतर पता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी, ये ज़रूर है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को और बाज़ मुलाकातों में हर्ज है। मसलन देखिए हुकूमत की सतह पे जो मुलाकात होती है वो बिल्कुल बनती है और होनी चाहिए। वज़ीर आज़म तो आर्मी चीफ से मिलेगा, उसको मिलना चाहिए, मिलने चाहिए। जब पॉलिटिकल लीडरशिप मिलती है और जब कुछ इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो उसमें हर्ज है, उसमें बिल्कुल हर्ज है। इसलिए मसलन अगर जुबैर साहब मिले तो हर्ज है इसमें? बिल्कुल हर्ज है। अगर आप पॉलिटिकल मामलात के सिलसिले में उनसे मिल रहे हैं जाके कि जो आपके बकौल, आपके नैरेटिव के बकौल उनको सियासत में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, तो इसमें हर्ज है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं बिल्कुल इसी ताल्लुक की बुनियाद पे मिला, नहीं बिल्कुल इसी तरह अगर फौज के सरबराह, जिसकी साबिर साहब नफी, अगर फौज के सरबराह और ISI के सरबराह पॉलिटिकल लीडरशिप से मिलते हैं सियासी मामलात में, तो उसमें हर्ज है, इसलिए कि वो उनका काम नहीं है। अब मुझे बताएं कि पार्लिमानी पार्टी का इजलास, पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात गिलगित बल्तिस्तान के मसले पे हुई। जी हाँ। किसकी इन्विटेशन पे हुई? जाहिर है इदारों की इन्विटेशन, इदारों की। अगर इदारों की इन्विटेशन पे हुई तो वो इन कैमरा अगर ब्रीफिंग थी और वो सारा मामला ऑफ द रिकॉर्ड था, तो फिर ये ऑन द रिकॉर्ड क्यों लाया गया और किस वजह से लाया गया? तो एक पार्टी है, उसका अवामी मुस्लिम लीग नाम है, उसके सरबराह शेख रशीद साहब लाए सामने। नहीं, उससे पहले भी ज़राए से खबर चली और ज़राए से फ्लैश हुई उस खबर को। और शेख रशीद साहब भी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर शेख रशीद साहब भी उधर मौजूद थे तो फिर उन्होंने पब्लिक नहीं करनी चाहिए, फिर उन्होंने ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द इंस्टीट्यूशन एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। उनको APC में इनकी तकरीर देख के गुस्सा आ गया ना कि यार गालियां निकाल रहे हो। अभी पिछले हफ्ते तो मिले थे इससे और सुन भी रहे थे, वो सुना रहे थे और आप सुन रहे थे, अब गालियां निकाल रहे हो। इससे आप गिलगित बल्तिस्तान के इशू को डैमेज किया आपने, इसलिए कि वो इशू बिल्कुल एक सेंसिटिव इशू था, एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, एक स्ट्रेटेजिक इशू था। उसको आप आप ये जुबैर वाली मुलाकात
उससे पहले आप डिस्क्लोज करते कि जी जुबैर साहब और जिन्होंने मुलाकात की है, ये शेख रशीद के थ्रू क्यों डिस्क्लोजर्स हो रहे हैं? साफ बताएं, DGISPR बताएं कि मौलाना नहीं, DGISPR ने मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात का बताया है? नहीं, कुछ नहीं। तो यही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। क्यों हो रहा है कि या तो आप ऑफिशियली बताएं कि जी ये पॉलिटिकल लीडर्स हमसे मिलने लगे हैं। देखिए, यहाँ मुलाकात दरखास्तों पे भी होती है और बुलावा भी होता है। क्या पाकिस्तान वो ये कह रहे हैं, मैं बता नहीं रहा, मैं तो एक्सपोज कर रहा हूं कि लोगों देखो ये जो इतनी तनकीद कर रहे हैं ये करते हैं। तो ये तो जिनके बारे में पॉलिटिकल लीडरशिप कह रही है, उन्हें क्लियरली बताना चाहिए, ताकि अब जैसे जुबैर के मसले पे DGISPR ने कहा, बिल्कुल अच्छा किया उन्होंने, बोल दिया। अब जुबैर साहब उसका दिफा करते रहें, उसकी सफाई देते रहें। रऊफ साहब ये नहीं बताना चाहिए था, मैं बताएं, ये सही कह रहे हैं मदर साहब कि भाई ये इब्तिदा शेख साहब से भी नहीं होनी चाहिए थी। मैं थोड़ा सा नहीं, ये मज़हर साहब ने बड़ा अच्छा एक एनालिसिस किया है एकेडमिकली, आई एग्री विद हिम, वो जो बातें कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ, जैसे अभी साबिर ने भी बात की, आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब ने आज उन्होंने नई SOPs जारी की अपनी पार्टी के लिए। अब कोई नहीं मिलेगा। मेरी तो मिलेंगे तो मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है, मेरी नई इन्फॉर्मेशन चले आपके साथ में शेयर करता हूँ। बताएं मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये है कि आप पा रहे के करीब एक जो वहाँ पे एक कैफे है, उस कैफे में तो राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मुकाम साहब भी शायद वो चाय पी के आए हैं, कि अपने किसी से आते जाते गपशप उन्होंने भी की है। शायद हो सकता है मियाँ साहब को इसका भी ना पता हो, वो भी कोई ढाबे पे आते जाते चाय शाय पी आए। अब तो ये फ्री फॉर ऑल हो चुका ना, जिसका दिल चाहे चला जाए। दूसरी बात ये है, ये अभी आपने बात की ना कि शेख रशीद साहब ने खबर नहीं ब्रेक की थी, आपके चैनल पे अरशद शरीफ साहब जो है, इन्होंने सबसे पहले, अरशद ने इसका जिक्र किया था कि इस तरह एक मैस में या सीक्रेट एजेंसी के मैस में कोसार में कोई मुलाकात हुई और जिसमें ये कोई ये क्रेडिट कहें या डिसक्रेडिट कहें, ये अरशद शरीफ सहाफी का तो क्रेडिट है, अगर खबर ब्रेक करे तो मुझे मिलती खबर मैं ब्रेक करता। मैंने कहा नहीं, उसको ट्विस्ट किया जाता है ना सम टाइम के, शायद देखें जी कि उसमें तो अरशद शरीफ ने वो स्टोरी ब्रेक की। अगर मैं उनका प्रोग्राम जो उसका देखा था मैंने, खैर जो मेरा ख्याल मजहर भाई और ये इनको याद आ जाएगा मजहर भाई को, 2006 में लंदन में इतना बड़ा पंप एंड शो हुआ, बेनजीर भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जिसमें शहरी रहमान साहबा जो है ना, हमारी दोस्त मेहरबान हमारी वो हैं, उन्होंने वो ड्राफ्टिंग में भाग दौड़ सिग्नेचर कराने में बड़ा रोल अदा किया। ख्वाजा आसिफ साहब भी वहीं पे थे, एहसन इकबाल साहब। उसमें बाकी क्लासेस आप छोड़ दें कि क्या क्या दावे किए गए थे, एक क्लास बड़ी मजे की है। वो क्लास क्या थी कि कोई भी यहाँ पे जो लोग हैं पार्टिसिपेंट हैं, हम किसी भी सिटिंग हुकूमत जब कोई भी होगी, हम जाके कोई जर्नलों से, सर्विंग जर्नल से हम मुलाकातें नहीं करेंगे। और उसके कितने महीने बाद अबू धाबी के पैलेस में मुलाकात हुई थी? ना वो बेनजीर भुट्टो साहब दुबई में मुलाकात करके आ रही थी जनरल मुशर्रफ से, फिर साइन कर रही थी। ये बड़ी मजे की चीजें हैं, इन्हें पता था दोनों को कि हमने इसका। अच्छा, उसका क्या हुआ? वो सिग्नेचर किए बेनजीर भुट्टो साहब ने उस क्लास पे कि हम जाके जर्नलों से मुलाकात नहीं करेंगे, और वापसी पे उन्होंने जाके रहमान मलिक साहब को साथ लिया और दुबई में जनरल मुशर्रफ से बात की। इस डॉक्यूमेंट को साइन करने के बाद, इसके बाद ये तो बेनजीर भुट्टो साहब की साइड होगी, पीपल्स पार्टी की जो दोबारा मुलाकातें कर रही है, खुफिया बिलावल भी जा रहे हैं, शहरी भी जा रही है और लोग भी जा रहे हैं। अब उनकी साइड देखें जरा, ये वापस है 2007-8 में आते ही यहाँ पे वो रिपोर्टर हैं उसके दुनिया अखबार के बड़े अच्छे रिपोर्टर तारिक अजीज, उन्होंने स्टोरी ब्रेक की कि जनाब यहाँ 12 खुफिया मुलाकातें जो हैं, यहाँ शहबाज शरीफ साहब, ये चौधरी निसार अली खान साहब जो हैं जनरल कियानी के साथ कर चुके हैं, और बाद में जब खबर सामने चौधरी निसार अली खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कंफर्म भी किया। तो यही कह रहे हैं साबिर भी, तो साबिर ये कह रहे हैं कि भाई हां, फिर ठीक है, मौक़िफ़ और कौल और फेल में तज़ाद है, डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद खुला तज़ाद। हां, सही है, सो इनका बहुत है ना, रेलिवेंट है ना। आपने कहा हम जर्नलों से मुलाकातें नहीं करेंगे, ये तो 2006 में आप हमें लिख के दे चुके थे। 2000 आज उस 20 में फिर आप हमें उसके क्या कहते हैं 14 साल बाद। अब जरा साबिर साहब इसको जरा आगे लेके जाते हैं इस बहस को कि इस सारी डेवलपमेंट का मुस्तकबिल के सियासी मंजरामे पे क्या असर होगा। अब बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि ज़ाहिर एक तनाव हो गया है अपोजिशन पार्टीज में, खास तौर पे नून में और बाकियों में इदारों में, और ये सारा क्या होगा, नून के लिए रास्ते मुश्किल हो गए मजीद। देखें, अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया होगा कि ये बिल्कुल उसी तरह का माहौल है। वसीम, साल 2000 में चले जाए, 99 अक्टूबर 99 हो चुका, सही है, ARD बन चुकी, नवाज शरीफ साहब को जेल से बाहर लाना है और जिद्दोजहद शुरू। नवाब नसरुल्लाह खान उसके सरबराह, दिन को इजलास होते थे, मोहतरमा कलसूम नवाज साहबा उनमें मौजूद होती थीं और हर पेपर पे साइन, हर फैसले को ऑन करती थीं। तहरीक चलाने के लिए
पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, सारे इकट्ठे हो गए कि नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल लीडर हैं, ये अटक जेल में हैं, डिक्टेटर आ चुका है, इनको हमने बाहर निकालना है, जमहूरियत बहाल करवानी है, आमरीत का खात्मा करना है। लेकिन अचानक सऊदी अरब एक दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मोहतरमा बेगम कलसूम नवाज बैठी हैं उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बड़े बुलंदो बांग दावे और तहरीक चलाने की रोड मैप दिया जा रहा है। और उसी रात, और ये जो रऊफ भाई कह रहे हैं डील करके आई थी, डील फाइनल हो चुकी थी परवेज मुशर्रफ साहब से, जद्दा का सरूर पैलेस तैयार था, तज़ीन व आराइश हो चुकी थी, तो अभी भी इसका एक्शन रिप्ले होगा आपके ख्याल में कि अभी भी सब डीले करेंगे बातें करने के बाद? यही मैं कह रहा हूं कि अब भी इन्होंने उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, खुफिया मुलाकातें हो रही हैं, डील बनाने की कोशिश की जा रही है। इधर एपीसी को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है बिलावल को कि आज नहीं कल, आज कोरोना की वजह से नहीं ये एपीसी हो सकती, आज फलां की वजह से नहीं हो सकती, आज तबीयत ख़राब है। तो जब अब ज़रा डेट्स देखें, अगस्त में एक मुलाकात होती है, अगस्त के आखिरी हफ्ते में, हाँ। सितंबर के पहले हफ्ते में 7 सितंबर को, हाँ। 7 सितंबर को जब इनकार हो जाता है मुकम्मल, सही है, टोटल इनकार, तो उसके बाद फैसला होता है कि नहीं अब एपीसी होनी है। ये बताएं, अब मैं मदर साहब से फाइनल कमेंट ले लूं, फिर मैं जरा, ठीक है, पॉइंट ठीक है, क्या आप कह रहे हैं कि वही बात कि भाई पूरी कोशिश कर ली, बात नहीं बनी, उसके बाद ललकारा है? फिर वन साइडेड स्टोरी है ना ये। अच्छा, 2002 में क्या होता है? ये सब ये सर वन साइडेड स्टोरी नहीं है। नहीं, आप मेरी भी बात सुन लें। 2002 में क्या होता है? 2002 में दोनों जमातों को कौन तोड़ता है? मुशर्रफ साहब तोड़ते हैं। मुशर्रफ साहब कौन है? एक मिनट, मजहर भाई टूटता कौन है? नहीं, ये देखें, आप, मैं यही बात कह रहा हूँ, मैं यही बात कह रहा हूँ। देखें साबिर, सुने मेरी बात। नहीं साबिर, एक मिनट, छोटी सी बात देखें मजहर भाई, एक छोटी सी बात सुन ले, छोटी सी बात ये है कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो अपनी मर्जी से बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने 100 इन्फॉर्मेशन दी हैं, आपको किसी के पास से कहीं से इन्फॉर्मेशन आई, बादामी के पास आ गई, रऊफ भाई के पास आ गई, हम अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। जब तक हमारी अपनी विल शामिल नहीं होगी हमें कोई पर्ची असर नहीं करती। पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक खुद उनकी विल शामिल नहीं होगी कोई नहीं तोड़ सकता। साबिर, कराची में पॉलिटिकल लीडर्स को उठा के ले जाया जाता है और कहा जाता है कि आप यहां होंगे और आप यहां होंगे और आप यहां होंगे। इस तरह तो इलेक्शंस होते हैं यहां। आप क्या बात कर रहे हैं? 2002 में कौन जीतता है? रातों रात, एक मिनट, रातों रात नताइज तब्दील होते हैं। मुस्लिम लीग काफ कैसे खड़ी हो गई? पीपल्स पार्टी पैट्रियट कैसे खड़ी हो जाती है? कौन तोड़ता है उनको? तो नैब को नहीं, ये कहां से आए? ये अजीब बात कह रहे हैं आप। ये तो ब्लेम कर रहे हैं। ये सियासी जमातों से ही आते हैं ना सर, सियासी जमातों से आते हैं, सियासी जमातों से तो आते हैं। ये तोड़ तो दोनों को गलत कहे ना। इनको मेरे भाई तो दोनों को गलत कहे ना। कबूल कौन करता है सर? इनको कबूल मेरे भाई तो दोनों को गलत कहे ना। कबूल नहीं किया इस्लामी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इन लोटों को कबूल नहीं किया। इस्लामी इमरान खान ने इन लोटों को कबूल नहीं किया। आप या तो आप बात कर लें, यही करते हैं, या तो आप बात कर लें। क्या जनरल हमीद गुल ने बरमला ये नहीं कहा कि इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद मैंने बनाया? तो जनरल हमीद गुल, एक मिनट, फिर हर बात का जवाब नहीं, मेरी बात सुन लें। क्या 1900 आज तक जनरल हमीद गुल के साथ कौन था? नवाज शरीफ था। सर मैं कब कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं मैं ना हो सकता। मेरे भाई आप बिल्कुल दूसरी बात कह रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि दोनों जिम्मेदार हैं। आप सिर्फ एक फरीक को जिम्मेदार कह रहे हैं। 1990 के इलेक्शन, एक मिनट, आज तक मुझे बताएं असगर खान केस का फैसला क्यों नहीं हो पाया? मुझे बताएं कि असगर खान केस में मजहर साहब मेरी गुजारिश सुन लें। जिन इलेक्शन के नतीजे में नवाज शरीफ बरसर इक़्तिदार आ जाए वो मुंसिफाना। मैं कब कह रहा हूं? मैं तो सारे इलेक्शन के नतीजे में मैं तो ये बात नहीं कह रहा। साबिर आप बिल्कुल एक, मैं कब कह रहा हूं भाई बरसर इक़्तिदार आ गया, बाकी सारे गैर मुंसिफाना। अच्छा, इसमें ये नहीं साबिर, ये बता तो आप बात कर लें। वो ये कह रहे हैं साबिर साहब, वो ये कह रहे हैं कि भाई इस कहानी के दोनों किरदार, आप सिर्फ दोनों जिम्मेदार को गलत क्यों कह रहे हैं? आपकी भी यही रहा है कि दोनों जिम्मेदार हैं, डील लेने वाला देने वाला। आप कर लें, आप कर लें। असद दुर्रानी के एफिडेविट को सामने रख लें आप। आज तक मुझे बताएं असद दुर्रानी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ठीक है, वो ये कह, अब दोनों की ओपिनियन आ गई। एक मुझे ब्रेक और इस पे गुफ्तगू, अब मुझे ब्रेक के बाद जरा इस पे आगे जाने दें, जहाँ से मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि हमने इस पे ही बात करनी है
कि एक तरफ तो ये सारे सियासी मामला है जिनकी बड़ी अहमियत है, जिसको आवाम भी देख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अल्टीमेटली आम आदमी क्या देख रहा है कि भाई ये सब तो चलता रहेगा ठीक है, लेकिन मेरी जिंदगी का मयार कितना बेहतर हो रहा नहीं हो रहा, और उस पर गवर्नमेंट कितना डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही। अभी आज दवाओं की कीमतों में इजाफा, बाकी सारी चीजें, अगर ये सारे मामला भी अपनी जगह चलते रहे तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इस सबसे एपीसी नवाज शरीफ साहब ऐसे 100 हो जाएं, 100 जलसे हो जाएं, गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है मेरे तज्जिए में। अगर खत्म हो सकता है तो बैड गवर्नेंस के नतीजे में हो सकता है। वहां गवर्नमेंट कैसा परफॉर्म कर रही है, जरा इस पे प्रोग्राम के आखिरी से बात करते हैं ब्रेक के बाद। जनाब खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार। अच्छा रऊफ क्लासरा साहब, जरा आपसे आगाज करना, तो इत्तेफाक है ये, हुस्न इत्तेफाक है, उसने पिछली दफा भी जब आप हमारे प्रोग्राम में थे तब इत्तेफाकन यही मौजूद ज़ेर बहस आया था, और मैं चाहता हूं कि हम इस पर आज ज़रूर करें बात, जो मैंने अपने इंट्रो में भी कहा, जो मुझे लगता है कि इमरान खान को सबसे बड़ा थ्रेट अगर कोई है तो वो गवर्नेंस के इशू से रिलेटेड है कि अवाम कितनी खुश है, नहीं बाकी चीज़ अपनी जगह। ये दवाओं में इजाफा, अभी मेरे सामने कुछ अखबारी कटिंग्स पड़ी हुई हैं रऊफ क्लासरा साहब। 28 जून 2020 हेडलाइन अखबार की, ड्रग माफिया बेलगाम, अद्वियात की कीमतें आसमान को छूने लगी। फिर 1 अप्रैल 2019 की खबर, अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। फिर उसके बाद 8 मार्च 2019 की कीमत, 2 माह बाद अद्वियात फिर महंगी, कीमतें 100% बढ़ा दी गई। 24 सितंबर आज की खबर, महंगाई के सताए आवाम पर हुकूमत ने एक और बम गिरा दिया, अद्वियात की कीमतों में 250% तक इजाफा। ये इस पर तो गवर्नमेंट ने बाकायदा तहकीकात का ऐलान कर दिया था, आमिर कियानी साहब को घर भेज दिया था कि जनाब ये हो गया है वो हो गया है। अब वो डॉक्टर फैसल साहब फरमा रहे हैं कि दवाएं नायाब ना हो जाएं इसलिए कीमतें बढ़ा दी हैं। ये क्या लॉजिक है? यानी पिछली गवर्नमेंट में जब कुछ महंगा करती तो लॉजिक तो देती थी ना, फिर इस पे फरमाइएगा महंगाई पे। ये आपने बिल्कुल सही कहा। इमरान खान साहब मेरा ख्याल पहले दिन से ये काम कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है उनकी एक कि जब उन पर कोई दबाव आता है, चीज़ें सामने आती हैं तो अपने एक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक को बताया जाए कि हम रिस्पॉन्सिव हैं और हम इस पे बड़े कंसर्न्ड हैं। मैं 2-4 मिसालें भी देता हूँ। हाँ। और लोग हम बल्ले बल्ले करते हैं, बड़ी तारीफें होती हैं, आप भी शोज़ करते हैं, मज़हर भाई, उसके बाद ये अपने साबिर शाकिर साहब, मैं, सारे हम मिल के इस पर वाह वाह बल्ले बल्ले हम नारे मारते हैं। मतलब 3-4 लोगों पे बड़े उन्होंने एक्शन ले लिया और बड़ी पूरी कौम खुश हो गई। आजम सवाती साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 इतने बड़े वॉल्यूम उनकी करप्शन इरेगुलरिटीज पे पेश हुए, कहेंगे तो किसी साथ पेश कर दूंगा। उन्होंने फौरी तौर पर वहां बचने के लिए जनाब उन्होंने रिजाइन कर दिया और हमने बल्ले बल्ले की कि जनाब इस्तीफा ले लिया है। और आपको याद होगा वहां पे एक उनका एक पठान फैमिली के साथ भी मसला हुआ था जिसपे पुलिस मंगवा के चढ़ाई करा दी थी। तमाम लोग खुश हो गए, वाह जी क्या एक्शन लिया खान साहब ने। इसके बाद आपको याद होगा फयाज चौहान साहब थे, उन्होंने कोई बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की थी, उन्होंने वहाँ पंजाब में, उनसे इस्तीफा ले लिया गया था। इसके बाद आमिर कियानी साहब का आया, उस वक्त ये पता चला 40 बिलियन रुपीज़ लोगों की जेबों से वो उन्होंने बैठ के महंगी कर दिए दवायाँ, वो उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी। और फिर आपको याद होगा, आजकल लोगों को याद ही नहीं है, ये 3 यहाँ से बुजरा मिले थे, उन्होंने मुलाकातें कोई जाके उन्होंने भी की थी शेराम साहब और वो सब इसके केपी के जी, वो पता चला है उनसे उन्होंने आके सैक किया, इस्तीफे लिए, उनमें से 1-2 का सुना फिर वजीर बना दिए गए, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, करेक्ट कीजिएगा। अलीम खान साहब से इस्तीफा ले लिया, फिर सप्तान खान साहब से ले लिया, फिर दोबारा वजीर बन गए। सो म्यूजिकल चेयर। अब होता क्या है, अब आमिर कियानी साहब को इन्होंने जनाब जिसने 40 बिलियन का था कि अदवायात की कीमतें बड़ी थी, असेसमेंट आ रही थी, खुद हटाया, हमने तो नहीं हटाया उनको, इमरान खान साहब ने हटाया। उनको उन्होंने बड़ा ओहदा एलिवेट किया कि आपको तकलीफ हुई होगी, आपकी बैशिंग हुई होगी, आप जाएं और पंजाब के सेक्रेटरी जनरल लग जाएं। आजकल इमरान खान साहब के साथ अपने उसको प्रोड्यूसर को कहना तस्वीरें जरा शेयर करे कि कियानी साहब और इमरान खान साहब की कितनी अच्छी चाप रही है। जी मैंने देखी है, वो जो साहब जो है नो क्वेश्चन, जब पार्लियामेंटेरियंस का अशाया किया था तभी बिल्कुल साथ-साथ चल रहे थे आमिर कियानी साहब, बिल्कुल जी वो अहम बंदे हैं उनके, इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं। उसके बाद हमने देखा जनाब फिर आजम सवाती साहब जो हैं, माशाल्लाह आजम सवाती साहब को उन्होंने कहा जी अच्छा जी आपसे इस्तीफा ले लिया गया था, आपने रिजाइन कर दिया था, हैं ये हुआ। उनको पार्लियामेंट सौंप दी थी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स का वजीर बना देगा, पूरी पार्लियामेंट चलाएं। जो रिजाइन दे के आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, नाहल होने वाले थे मुस्तकिल। अच्छा फयाज चौहान साहब या भी साबिर भाई को याद आ जाएगा, कोई सहाफियों की जब मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब से, उसमें ये कहा गया था कि जनाब फयाज चौहान साहब जो है बाज़ बड़ी सख्त गुफ्तगू करते हैं, कोई ऐसे लफ्ज़ कह देते हैं जिससे बहुत सारे लोगों के उनके फीलिंग्स हैं, सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं। तो ये साबिर भाई को याद आ जाएगा, सामने बैठे हुए थे। उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा जी नो, मेरा वो शेर है, मेरा टाइगर है, और जब टीवी चैनल पे कोई जाने को तैयार नहीं था मेरी पार्टी में अपोजिशन के दिनों में, ये मेरा जो है ना बब्बर शेर जो है ना फयाज चौहान साहब, ये टीवी पे जाते थे और दुश्मनों के वो क्या कहते हैं उनके मुंह बंद करा देते थे। और आज वो जो है ना मैं उनको कुछ नहीं, ये इनको याद आ जाएगा। ठीक है, आपने बहुत सारी मिसालें बता दी कि मतलब इसका मतलब है कि मेरे कहने का मतलब ये है
ये लक्केड हजम, पत्थर हजम। अवाम को भी दाद दें, जो 55 रुपए चीनी पे रो रही थी आज 105 रुपए पे बिक रही है, अवाम भी मजे कर रही है। दवाइयों की कीमतें जो आपने बताई हैं, लास्टली ये दवाइयों का बैन किस वक्त हुआ था जहां से महंगी होना शुरू हुई है? जब इंडिया के साथ आपने ट्रेड बंद की बगैर आपने कैलकुलेशन की है कि इसका पाकिस्तान पे क्या इंपैक्ट आएगा, हमारे मरीजों का कैंसर की, आपकी कैंसर की सारी मेडिसिन का रॉ मटेरियल जो दवाएं जो हैं इंडिया से आती हैं। आपने फिर कश्मीर पे स्टैंड लिया, फिर बैठ के थोड़ी सी आप उसमें कैलकुलेशन करते ना कि हमने कौन कौन सी दवाएं मंगवानी है, कौन सी नहीं मंगवानी। बाद में रिलैक्सेशन करते गए। यहाँ के लोकल माफिया ने, आपको याद हो कि बहुत बड़ा स्कैंडल सामने लेके आए थे, बहुत सारी ऐसी चीजें इन्होंने इंडिया से मंगवा ली थी लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने विद द हेल्प ऑफ सर्टेन हेल्थ मिनिस्ट्री पीपल, जिनके नाम अप्रूव ही नहीं किए थे कैबिनेट ने, इंडिया से साबिर शाकिर साहब। जी जनाब, आप बताइएगा, आप करते हैं इससे एग्री कि गवर्नमेंट को, मतलब जाहिर है जब भी कोई चीज होती है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होती है ना, लेकिन ये हुकूमत जब आने के दावे कर रही थी तब वजूहात से बात नहीं कर रही थी, तब बड़ी सीधी सीधी बात कर रही थी कि देखो पिछले वाले चोर हैं, हम ईमानदार हैं, ये जेबें भरते हैं, हम नहीं भरेंगे, ये रिलीफ नहीं दे पाए, हम देंगे। अब आज डॉक्टर फैसल साहब कह रहे हैं कि देखें वो नायाब हो जाती है ना, इसलिए बढ़ा देना अच्छा है। 250% तक दवाएं महंगी हो गई। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये वो सबसे ज्यादा अहम महाज है जहां इमरान खान साहब को मुकाबला करना चाहिए। ये उनके आगे बढ़ने या पीछे हटने का फैसला करेगा, ना कि नवाज शरीफ साहब की एपीसी, ना कि जरदारी साहब की भड़कें। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, 100% आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बस 2 साल थे, इब्तदाई तौर पे वो गुजर गए। और अब गवर्नेंस काम आएगी। अगर अच्छी गवर्नेंस होगी तो आइंदा इंतखाबात जब भी होंगे उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो उसका फल खा लेगी। और अगर गवर्नेंस बुरी हुई तो इनको फिर कुछ भी नहीं मिलना। और यही वो चीज़ें हैं जो कि एड्रेस करने वाली हैं। बाकी जो चीज़ें ना जी, देखिए महंगाई 2-3 तरह की होती है, लेकिन 2-3 चीज़ें ऐसी हैं। बाकी 100 आइटम है, लगी आइटम्स हैं, वो जितने मर्जी आप महंगे कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसने खरीदना है उनकी कुव्वत खरीद में कोई कमी नहीं आई। लेकिन आज वाला इजाफा दवाओं का, ये तो गरीब आदमी का भी सर दर्द तो हो सकता है, उसको तो इस्तिस्ना तो है नहीं बेचारे को। बिल्कुल बिल्कुल। अद्वियात के मामले में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और लोग बहुत तंग हैं, इसमें कोई शक। और अगर वो ये कह रहे हैं कि जब कीमतें अनरियलिस्टिक होती हैं तो दवा नापैद हो जाती है, इसलिए हमने कीमतें बढ़ा, तो भाई दवा नापैद ना हो ये भी मेक श्योर करना गवर्नमेंट का ही काम है ना, मतलब ये मेरा काम तो नहीं है ना। तो सर वो ड्रग इंस्पेक्टर जो है, ड्रग इंस्पेक्टर और हुकूमत की इतनी बड़ी मशीनरी और इंतजामिया वो किस काम की है? ये डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, ड्रग डिपार्टमेंट, ये सारा किस काम? बल्कि जरा सुन भी लें, आप भी कमेंट करें। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने दवाओं के इजाफे पे क्या कहा है, जो 250% तक इजाफा, रीजनिंग क्या थी, जरा सुन भी लेना देखें। बहुत अहम था कि ये 94 दवाइयाँ जिनका ताल्लुक अहम दवाइयों से है, इनकी प्राइसेस ऐसी हों कि वायबल रहें, इनका म्यार बरकरार रहे और ये मुल्क में बिक सकें और आवाम को इससे बेनिफिट होगा। तो आपने ये देखना है कि जहाँ इतनी कीमत उनकी ब्लैक के जरिए हो रही थी, असल में तो इससे बहुत कम पे ये दस्तयाब हुई। वो दवाएँ जो क्या थी, नापैद। क्यों? कि उनको थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज ज़रूरत थी जिससे वो वायबल हो सकती हैं, अवेलेबल हो सकती हैं। उसको मार्केट में अवेलेबल करने के लिए उसकी प्राइस को इतना इंक्रीज दिया कि वो वायबल हो जाए। मार्केट में अवेलेबल करने के लिए इतना इंक्रीज दिया है कि वो वायबल हो जाए। बड़ी मासूमाना लॉजिक नहीं है मदर साहब। देखिए वसीम, अब पाकिस्तान का असल मसला ही यही है। ये 250% बढ़ाई है ना इन्होंने। आप ज़रा जाएं मेडिकल स्टोर, अभी मैं यहाँ से जाऊँगा उठ के दवा लेने, ये कम से कम 350% बढ़ेंगी। वो क्यों? वो इसलिए कि उन्हें ड्रग, जैसे साबिर अभी कह रहे थे, उन्हें ड्रग इंस्पेक्टर को भी पैसे देने होते हैं, उन्हें दूसरे लोगों को भी पैसे देने होते हैं। अगर ये नापैद दवाओं को मार्केट में लाने के लिए की गई है तो क़ुव्वत ख़रीद से तो बाहर हो गई आदमी की। तो उसके लिए तो वो दवा नापैद ही हो गई। यानी अगर आप 250% लाइफ सेविंग ड्रग्स को 250% बढ़ेंगे तो एक आम आदमी कैसे खरीदेगा? एक इवन मिडिल क्लास के आदमी के लिए मुश्किल हो जाएगी। इतनी महंगी दवाएं हो गई हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब लास्ट इजाफा हुआ था तब ये रिपोर्ट सभी थी कि ये 40 साल का सबसे बड़ा इजाफा है। 40 साल होगा। और मुझे ये बताएं ना कि हुकूमत ने पिछली इंक्वायरी के नतीजे में क्या फाइंडिंग्स हैं, कि कौन जिम्मेदार था, क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये जब बात की जाती है, साफ शफाफियत की बात की जाती है। मैं अभी आपसे प्रोग्राम से पहले कह रहा था कि BRT की कुछ डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आई हैं। आप जरा मालूम करें कि वेस्ट इंडीज बैंक की गारंटी क्यों ली गई है। वेस्ट इंडीज बैंक का BRT से क्या ताल्लुक है? उससे सर रऊफ जो है हमारे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टिगेटर्स हैं,
देखिए, ये शफाफियत शो करेगी एट द एंड ऑफ द डे। अगर ये दवाओं की कीमतों वाली इंक्वायरी के नतीजे में इन लोगों को एक्सपोज नहीं किया जाएगा, इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, इनको सजाएं नहीं दी जाएंगी, ये तो आपने उनको इनाम दे दिया। नहीं, मैं जाते बताएं आप तीनों क्विक कमेंट, 3 मिनट हमारे पास, क्या इस पर भी, यानी हर बात का वो आर्गुमेंट जाहिर देते हैं कि भाई पिछलों ने बहुत बड़ा गलत कर दिया। इस पर भी डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब ने आज एक प्रोग्राम में कहा है कि भाई जो जेन्युइन प्राइस इंक्रीज बनता था वो पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, बड़ा जुल्म किया, इसलिए हमें एक साथ करना पड़ा। ये 2 नंबर दवाएं मार्केट में आएंगी, ये दवाएं इतनी महंगी होंगी कि आदमी 2 नंबर दवाएं खरीदेगा, वो खा के मरेगा। ये 2 नंबर माफिया की हौसला अफजाई की गई है इस तरह महंगाई करके। ये लोग नहीं खरीद सकेंगे, कैसे खरीद लेंगे अगर आपने 300 350% बढ़ गई दवाएं। रऊफ साहब, इस पे आप फाइनल साबिर भाई आप फाइनल कमेंट करें कि वो जाहिर है वो यही कहते हैं कि जनाब पिछलों ने हर मामले में इतना बेड़ा गर्क किया है कि हम क्या करें, मजबूर हमारे हाथ पर बंदे में। ये आर्गुमेंट अवाम बाय करेंगे रऊफ साहब? मेरा ख्याल है ये आर्गुमेंट इसलिए वैलिड नहीं रह जाता कि पिछले अगर इतने अच्छे होते, डिलीवर करते, तो आपको किसने वोट डालना था भाई? आप तो शुक्र करें कि पिछले बकौल आपके नलायक थे, करप्ट थे और बहुत सारे गलत काम किए, तो आवाम ने उनको वोट नहीं डाला, आपको वोट डाला है। अब आपका काम है ना, 2 साल बाद अब फिर भी बताते रहे पिछले करके गए, फलां करके गए, मतलब बिजली को हाथ लगाए वहां पे इनके अपने लोग निकल आते हैं। उसकी बिजली की इंक्वायरी रिपोर्ट हुई तो इनके अपने वजीर निकल आए, उसमें उनके नाम सामने आ गए। इन्होंने चीनी स्कैंडल की इंक्वायरी करी, अपने लोगों के नाम आ गए। वीट करवाई, इनके अपने लोगों के नाम आ गए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट निकली। अब आप उस हुकूमत को क्या कहेंगे? आप इस दवाइयों को रो रहे हैं कि पिछले साल तक जून तक ये चीनी और गंदम बाहर भेज रहे थे, पिछले साल जून तक, इस साल ये मंगवा रहे हैं। ये पॉलिसी है। उस वक्त भी पैसे दिए थे एक्सपोर्ट कर लें, अब भी पैसे दे रहे हैं, 1.5-2 अरब डॉलर दिया जा रहा है कि चीनी और अब गंदम मंगवा लें मुल्क में। इस पे क्या तनकीद करें? साबिर साहब आप बताएं, जिन्होंने गंदम और चीनी बाहर भेजी है, इस साल वो चीनी बाहर से अंदर आ रही है, पाकिस्तान आ रही है, इस पे क्या तनकीद करें? समझाएं मुझे कि दवाइयों की कीमतें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये तो पॉलिसीज है इनकी। बताएं ये आर्गुमेंट कितना वैलिड है साबिर साहब कि भाई पिछलों ने बेड़ा गर्क कर दिया, चोरी कर दी, जहां हाथ डालें चोरी है, इसलिए हमें एकदम करना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बात यही है कि वही बात मैं तो करूंगा कि गवर्नमेंट को कुछ चीज़ों पे सब्सिडी, अब आपको बदामी साहब के इस मुश्किल सवाल की आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, मैं तंग कर रहा हूँ साहब को। नहीं, उनको वाकई उनको आवाज़ नहीं आ रही। वाकई साबिर साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, लेकिन चलो मैं ब्रेक के बाद एक 2 मिनट का फाइनल कमेंट आपसे ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद कंक्लूड कर लेते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं। कंक्लूड जी साबिर साहब, वही सवाल वही कि भाई ये आर्गुमेंट अवाम कब तक बाय करेंगे कि भाई पिछलों ने हर जगह चोरी की हुई थी, हम क्या करें, मजबूर हैं। अवाम भी ये आपस की बात है, अवाम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे और अवाम को रिलीफ चाहिए होता है, हर सूरत में चाहिए होता है। वो गवर्नमेंट जहाँ से भी अरेंज करे, अपने क्या कहना चाहिए, वो तरक्याती अखराजात कम करे, इधर सब्सिडी दे। 2-3 आइटम्स ऐसे हैं जहाँ पे सब्सिडी देनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबका और कम आमदनी वाले लोगों को। इस वक्त ये जो अद्वियात का मामला है, ये इतने मैसेजेस आते हैं, टेलीफोन आते हैं, खतूत आते हैं, जो बेचारे कहते हैं कि ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचाएँ, आप ये बात करें कि कम अज़ कम अद्वियात के मामले में हमें गवर्नमेंट जो है वो खुसूसी तौर पर ये रिलीफ दे और इन अद्वियात को नीचे रखे। तो उसमें आसान तरीका यही है जी कि सब्सिडी देनी चाहिए। ये कोई बात नहीं है कि इस वक्त ये हो चुका है, मार्केट ये कह रही है डॉलर बढ़ गया है, तो ये हो गया है। और इसी तरीके से आपने देखा आज मुंबई में डीन जॉन्स जो है वो भी कितने मायनाज क्रिकेटर थे, वो भी हार्ट अटैक हुआ। तो जाली अद्वियात का एक अलग से एक चल रहा है सिलसिला, जो मदर साहब कह रहे थे। तो ये चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट को जब तक डिलीवर नहीं करेगी, गवर्नमेंट ये बाय नहीं करने वाली कि जनाब आप गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज वो तो रिलीफ चाहती है। ठीक, बिल्कुल ठीक। देखिए, एक आम आदमी के लेवल पे 2020 में अगर मैं बीमार हुआ हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि 2008 में कौन हुकूमत कर रहा था। मुझे तो आज जो दवा मिलेगी, मैं उसको कहूँगा कि मेरी क़ुव्वत खरीद है उस दवा के लिए या नहीं है। इस पे खास तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ये हुकूमत का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। बहुत शुक्रिया, मेरा भी एक है। सारे मानों का बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी सेहत रही तो अगले हफ्ते मिलेंगे इंशाअल्लाह।